फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक ही क्वेश्चन है, कहाँ से पढ़ें, क्यों पढ़ें और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यूपीआरबीएनएल कंप्यूटर साइंस जेई की वैकेंसी की। यूपीआरबीएनएल कंप्यूटर साइंस जेई की वैकेंसी निकालता है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि हम क्या पढ़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्यूटर साइंस जेई के लिए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकालती है। तो दोस्तों मैं आज आया हूँ आपके लिए फुल एंड फाइनल स्ट्रेटजी के साथ, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। दोस्तों मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और मैंने यूपीआरबीएनएल का भी एग्जाम दिया है। दोस्तों मैंने 2008 से लेकर 2021 तक जितने एग्जाम हुए सभी एग्जामों का एनालिसिस किया है और इन डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कहां से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, जैसे कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। वैकेंसी भले ही 2 है, लेकिन उसमें से एक आपकी होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हम आगे स्टार्ट करते हैं। यूपीआरवीयूएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक निगम है, एक कंपनी है जिसका काम कोयले से बिजली उत्पादन करना है और अपने जो यूपीपीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसको सप्लाई करना होता है। साथ ही साथ ये बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज को भी लाइट सप्लाई करते हैं डायरेक्टली। तो इसमें मेन जो काम होता है, टास्क जो होता है, वो केवल लाइट को जनरेट करना होता है। जैसे एनटीपीसी जो होती है वो न्यूक्लियर से लाइट बनाती है, मतलब हमारा जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, लेकिन इनका क्या है, इनके सभी थर्मल प्लांट्स हैं, ये कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को सप्लाई करते हैं। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप रिटन एग्जाम, नंबर 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों रिटन एग्जाम क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें कि आपको सेंटर पे जाना होता है और प्रॉपर निगरानी में कैमरे के बीच में आपको एक पेपर देना होता है। पेपर बहुत सिंपल आता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फ्री माइंड से तैयारी कीजिए। उसके बाद जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तब आपको ये कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, भैया आपने जो पेपर दिया है आप ही हो या आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, आपने हम डिप्लोमा मांग रहे हैं कि आपने डिग्री से अप्लाई तो नहीं कर रखा है। तो ये सब कैटेगराइज करने के लिए और थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये सेकंड स्टेप रखते हैं। तो दोस्तों आगे का जो स्टेप है वो है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है हम इन डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों रिटन एग्जाम क्या होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। नंबर 1 टेक्निकल, नंबर 2 नॉन टेक्निकल। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 0.25 की होती है। इसका मतलब यह है कि आपने 5 क्वेश्चंस किए, अगर 4 क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपका 5वां क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखने का पॉइंट ये है। दोस्तों इसका जो टेक्निकल पार्ट होता है और जो नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रहती है। सिमिलरिटी का मतलब यह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ कभी कभी आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपको कभी कभी ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, कभी प्रोग्राम का ऑटो पूछ लेता है, तो वो एक टाइप से आप बिना पेन चला ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको रीड करो और टिक करने टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते अगर आपको नॉलेज है तो। सेम ही कॉन्सेप्ट अपना इनका जो नॉन टेक्निकल पार्ट में होता है वो अप्लाई होता है। ये हिंदी में क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि इनका एक रहता है कि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमारा जो लोकल लैंग्वेज है वो देवनागरी हिंदी है। तो हमारे पास जो बंदा रहना चाहिए हमारे प्लांट में जो काम करेगा, अगर आप प्लांट के अंदर भी जाएंगे ना तो आपको बड़े बड़े होल्डिंग्स में आपको जूनियर इंजीनियर के साथ साथ अभियंता लिखा हुआ मिलेगा। तो ये इनका फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदी रहता है, तो इसी वजह से ये इन्होंने अपने सेकंड पार्ट जो है नॉन टेक्निकल उसमें हिंदी को इन्वॉल्व किया है। उसके साथ साथ ये मैथ नहीं पूछते हैं, ये कहते हैं हमें लॉजिकल बंदा चाहिए, तो इसीलिए इसने लॉजिकल पार्ट रखा है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आता है मैं आपको इन डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस और जीके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। बाकी 150 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो टेक्निकल रहते हैं। और आपको जो मेजर फोकस करना आता है वो टेक्निकल्स पे फोकस करना होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 95 या 98 टेक्निकल में रहती है तो आप नॉन टेक्निकल की बात ही ना करें, आपको सिलेक्शन 100% है। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो हाँ दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा सा भूल गया कि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं, आपको यहाँ पे कोई वैल्यू लिखना नहीं होता है, सिर्फ टिक करना है। इसका जो अगला पार्ट है हम देखते हैं कि जो टेक्निकल्स में होते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट बताते हैं। दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे जितने भी अपने पुराने पेपर्स 2018 में हुआ था, 2021 में हुआ है और उससे पहले 2016 में हुआ था, 2008 में हुआ था, जितने भी सारे पेपर्स हुए हैं तो मैंने उनको पूरा एनालिसिस किया है। और जैसे जैसे वेरिएंट आता गया है मैं आपको बताता रहूँगी कि कहाँ कहाँ कैसे वेरिएंट हुआ है इनके पैटर्न में।
इन डिटेल में। दोस्तों इनका जो कॉमन पार्ट है मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिख रखा है, जो ये आपको ये दिखेगा, ये इसका इनका जो कॉमन पार्ट है वो आपको इसमें दिखेगा। दोस्तों आप 2008 का पेपर उठा लो या 2016 का पेपर उठा लो, आपको कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम एक कॉमन सब्जेक्ट है और ये कोर सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये कंप्यूटर साइंस ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस उठाते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी किस टाइप के क्वेश्चंस उठाते हैं। दोस्तों ये आपसे शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ये आपसे बस इतना पूछेंगे कौन सी शेड्यूलिंग बेस्ट है या इसके कंपेयर में कौन सी अच्छी है। अगर मान लो आपके पास सिस्टम है, किस टाइप का डिजाइन है, तो इसमें कौन सी शेड्यूलिंग बेस्ट रहेगी। तो आपसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, ना कि आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। और हाँ, अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं जैसे हमारा इंटरफेस जो होते हैं वो टाइप के किस टाइप के रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं, एफिशिएंसी किस टाइप से बढ़ाई जाती है। तो ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अलावा। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। हाँ दोस्तों, अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप जैसे इसरो है, बाहर के नंबर 1 के क्वेश्चन उठा लीजिए, जो वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं नंबर 1 के क्वेश्चन पे। नंबर 2 के क्वेश्चन पे वो थोड़ा न्यूमेरिकल चला जाता है। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप गेट के पुराने पेपर्स लगा लीजिए, नहीं तो आप कंप्यूटर साइंस जेई के जो भी हैं, यूपीपीसीएल का है, रेल का है, सभी के क्वेश्चंस देखेंगे तो सेम पैटर्न आपको फॉलो होता दिखेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा मतलब लेवल जो है उनसे थोड़ा उठा के रखते हैं, पता नहीं क्यों, इनका क्या मैटर है, लेकिन ये थोड़ा सा उठा के रखते हैं उन लोगों से लेवल। मतलब आप कह सकते हैं कि इसरो के जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो लोग ये पूछ लेते हैं। उसके साथ साथ सी प्रोग्रामिंग, दोस्तों इनका सी प्रोग्रामिंग हमेशा टचिंग टॉपिक है, और ये सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रोग्राम आउटपुट्स भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रोग्राम का आउटपुट, प्रोग्राम के स्टेप्स, इस टाइप का, या कितने टाइम चलेगा, या कितने टाइम रन होगा, लूप कितने टाइम वर्किंग कर रहा है, या आउटपुट क्या होगा प्रोग्राम का, उसके साथ फीफो कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ट्री, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ये सी में पूछ लेते हैं। सी का ये सी और डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं, ये आपको पूछ लेता है। अगला जो टॉपिक है वो डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डाटाबेस आप कह सकते हैं। तो ये इससे नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे ईआर मॉडल में ये सिंबल किस चीज़ का है, या ईआर मॉडल में 1 to n रिलेशनशिप के लिए कितनी टेबल्स यूज़ की जाती हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। या फॉरेन की जो है वो किससे रिलेटेड होती है या किस पे डिपेंडेंट होती है, कोई रिलेशनशिप में कितने टाइप के मैक्सिमम कितनी एंटिटी हो सकती है, मतलब ये ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। या फिर कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि एक टेबल देंगे कौन से एनएफ में है, या फिर इसमें कौन सी रिडंडेंसी है, इस टाइप की क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे देखना है, आपको बस क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएगा। इस टॉप एकदम हाई लेवल का नहीं रहेगा, आपको 0 से थोड़ा सा 1.5 तक रहना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। पढ़ते वक्त आपको बस थ्योरी आपको माइंड में रहना चाहिए कि हाँ, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे माइंड में हो कि हाँ इसका आंसर सी होगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप क्वेश्चन आराम से लगाते चले जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, दोस्तों इनका जो अगला टॉपिक्स जो रहता है वो नेटवर्क इना। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी भी मतलब यूपीआरबीएनएल का किसी भी प्लांट को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे मेन फैक्टर जो रहता है वो इनका नेटवर्क ही रहता है। लेकिन नेटवर्क को मेंटेन करने वाली एक थर्ड पार्टी रहती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी नेटवर्क की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनसे सॉल्व नहीं होता, तो आपको बताना पड़ता है कि ऐसे करो। या मान लो कोई नई थर्ड पार्टी हाँ दोबारा से टेंडर ले रही है, तो आपको पूरा नॉलेज शेयर करना होता है, उसको केटी सेशन देना होता है, नॉलेज ट्रांसफर सेशन देना होता है। तो इसीलिए ये नेटवर्क को थोड़ा फोकस अच्छे से रखते हैं। तो आपको नेटवर्क थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। नेटवर्क में भी आपसे थोड़ा सा कभी कभी ये थोड़ा न्यूमेरिकल चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा न्यूमेरिकल में नहीं जाते हैं, और पढ़ने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर मान लो 10 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो इससे अच्छा उसको ना लगाएं। तो इसीलिए आप थ्योरेटिकल के जो भी क्वेश्चन हैं, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं तो OSI लेयर है तो उसकी हर लेयर का क्या काम है, आपको 100% 2 से 3 क्वेश्चन इनके पेपर में रखे हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों नेटवर्क के जो भी कोर कॉन्सेप्ट हैं, यूडीपी है, प्रोटोकॉल्स हैं, किस टाइप के प्रोटोकॉल्स है, कौन से पोर्ट पे काम करता है, या पोर्ट की सीरीज क्या होती है, या इसका वेरिएशंस क्या होता है, मिन मैक्स लेंथ क्या होती है, या OSI मॉडल क्या है, TCP मॉडल क्या है, IP क्या है, IP5 IP6 में कौन सा बेटर है, या किसकी क्या रेंज है, क्लास टाइप के किस टाइप के रहते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के आपको हल्के हल्के से क्वेश्चन लेते जाइए। हाँ, और थोड़ा सा राउटिंग भी देख लीजिए, क्योंकि राउटिंग में ये मैसेज जो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन ये 30 कल में ही जाते हैं, लेकिन पूछ लेते हैं। तो हाँ, नेटवर्क एक अच्छा टॉपिक है, ये हमेशा पूछते रहते हैं। उसके बाद डिजिटल लॉजिक, हाँ डिजिटल लॉजिक इनके लिए थोड़ा सा मतलब ठीक, ये ज़्यादा फोकस नहीं रखते डिजिटल लॉजिक पे, लेकिन फिर भी यहाँ से गेट का पूछ लेते हैं, ट्रुथ टेबल पूछ लेंगे, या फिर गेट का डिज़ाइन पूछ लेंगे, या आपको बाइनरी नंबर दे देंगे, उसका हेक्साडेसिमल पूछ लेंगे, हेक्साडेसिमल देंगे, उसका बाइनरी नंबर पूछ लेंगे। तो ये इनका जो कोर कॉन्सेप्ट होता है, ये आपसे
आपसे हाई लेवल मतलब आपसे कभी भी जैसे सर्किट डिजाइन होता है, काउंटर्स होता है, उसके इन डेप्थ नहीं जाएंगे। हाँ, पूछ लेंगे कि काउंटर्स में कौन सा सर्किट यूज होता है, सिक्वेंशियल होता है या फिर नॉन सिक्वेंशियल होता है, या और टाइप के सर्किट्स यूज होते हैं, इस टाइप का आपको पूछ लेंगे। हाँ, जैसे अगर आप डिप्लोमा में ध्यान होगा तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ डिवाइस। हाँ, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी सभी डीएलडी में डिजिटल लॉजिक में ही कंबाइंड होके आ जाते हैं। जैसे एएमपी का क्या काम है, या फिर जो हमारा पीएन है, ट्रायोड है, एनपीएन है, उसमें कौन कौन सी मटेरियल यूज होते हैं, या उसमें जैसे फास्फोरस है, सिलिकॉन है, 2 मटेरियल्स यूज होते हैं, तो वो कौन कौन से मटेरियल्स किस जगह यूज होते हैं, या किसकी डोपिंग की जाए तो कौन सा बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आप डिप्लोमा से सीखे होंगे तो आपको वो याद भी होंगे, क्योंकि मुझे पढ़े हुए, मैंने 2014 में डिप्लोमा किया है और मैं अभी एक एमएनसी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे नॉलेज है, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कंटिन्यू पेपर देता रहता हूँ, और मैं अभी ड्यू टू सम रीजन आई विल नॉट एक्सप्लेन मच अबाउट माई सेल्फ। उसके बाद आगे इनका एल्गोरिथम रहता है, तो एल्गोरिथम में आपको कभी इन डेप्थ डीपी पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ जो सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है उनको देख लीजिए, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको देख लीजिए, तो आपको उसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, एल्गोरिथम में बहुत कम पूछते हैं और बहुत ही कम वेटेज रहता है यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएनएल और रेलवे के एग्जाम में एल्गोरिथम का। हाँ, अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? अच्छी बात यह है कि इन्होंने 2017, 2018 और 14 और 8 में ई कॉमर्स को वेटेज नहीं दिया था, लेकिन 2021 का आप पेपर देखेंगे जो अभी हुआ है, तो उसमें आपको ई कॉमर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ई कॉमर्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, तो आप सिंपल सा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप उसमें B2B, B2C, B2E ये इस टाइप के मॉडल्स जो भी हैं वो देख लीजिए, और उसके साथ साथ ई कॉमर्स और ERP और इस टाइप के जो टर्म यूज हुए हैं और उनका फुल फॉर्म क्या होता है, या मान लो एक सिनेरियो दे देंगे कि सरकार और कंपनी के बीच में कौन सा मॉडल यूज होता है, B2B, B2C स्टेप से ऑप्शंस रहेंगे, तो आप देख लीजिए, आपको उनका आराम से क्वेश्चन लगा देंगे। मतलब आप अगर 20 पेज की PDF अगर ई कॉमर्स ERP की पढ़ लेंगे मेन कोर कॉन्सेप्ट, तो आपका कल्याण होने वाला है। टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, देखो पुराने टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर जैसे सर्वर जो है, इन्होंने क्लाउड मतलब थर्ड पार्टी, मतलब कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है, उस पर काम करना। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो इनका सिस्टम जो भी पूरा माइग्रेट हो रहा है और होने वाला है, वो क्लाउड पे ही जा रहा है, क्योंकि AWS और Azure जो भी यूज कर रहे हैं उस पर ही माइग्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए ये चाह रहे हैं कि आने वाली जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनका भी नॉलेज होना चाहिए आने वाले बंदे को। तो यहाँ पे क्लाउड जैसे मैं बताऊँ आपको क्लाउड के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। तो ये आपसे क्लाउड के क्वेश्चंस पूछते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? क्लाउड के कॉन्सेप्ट पूछते हैं। जैसे क्लाउड कॉन्सेप्ट में क्या है कि पब्लिक क्लाउड कौन सा है, प्राइवेट क्लाउड कौन सा है, या हाँ ये किस टाइप से काम करता है, या फिर इसमें जो पोर्ट्स होते हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट रहेंगे। HTTP 80 पोर्ट नंबर क्लाउड में किस टाइप का होता है, या कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। आप अगर क्लाउड को आप पढ़ेंगे, मुझे अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो क्लाउड के अच्छे क्वेश्चंस भी रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है क्लाउड भी, बहुत सिंपल सा है क्लाउड भी। अगर ये ऐसा नहीं है कि आपको AWS के क्वेश्चंस इन डेप्थ उठाएंगे, ये आपसे कभी नहीं पूछने वाले कि VPN क्या होता है, ये आपसे कभी नहीं पूछने वाले कि लोड बैलेंसर क्या होता है। बस आपसे पूछेंगे कि हाँ क्लाउड क्या है, क्लाउड किस वजह से यूज होता है, क्लाउड की परफॉर्मेंस क्या है, क्लाउड के की कॉन्सेप्ट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे रहेंगे। या आपको दे देंगे क्लाउड की हाइब्रिड क्लाउड, इनमें से कंबाइंड अगर इनमें से है तो कौन कौन सा है, या फिर मान लो गूगल कोई सर्विस दे देंगे, ये बताओ कौन से क्लाउड से मैच करती है, ये पब्लिक क्लाउड है या प्राइवेट क्लाउड है। तो इस टाइप का ये थोड़ा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस है, डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से मान लेंगे। उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो वेब टेक्नोलॉजी में ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर पूछते हैं कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, FTP प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सभी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सब पूछ लेते हैं। उसके साथ साथ ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहते हैं, जैसे अगर एक हमने थर्ड पार्टी मतलब हमने बैकएंड में कोई सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो वो बैकएंड क्या है, ठीक है, वो किस टाइप से काम कर रहा है बैकएंड, या एक कोड है उस पर जो दिखने वाला है वो कहाँ पे क्लाइंट के साइड में होता है या फिर सर्वर साइड पे होता है, कुकीज़ क्या है, कुकीज़ को कहाँ स्टोर किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आराम से आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट में आपको जैसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या फिर मान लो डोम मॉडल में जो स्ट्रक्चर रहता है वो यूज़ होता है वो पूछ लेंगे।
तो ये भी आपको बस क्या करना है, हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से हो जाता है, कभी कभी आपसे डेटा के फंक्शन पूछ लेते हैं और कभी कभी डेटा टाइप भी पूछ लेते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट बहुत ही सिंपल है, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट सेम है। ये लोग अब आजकल पुरानी लैंग्वेज को, बेसिक और वगैरह को हटा के आजकल पाइथन पूछ रहे हैं, जावा भी हटा दिए हैं। लास्ट टाइम तो जावा भी नहीं पूछे हैं, तो जावा को हटा दिए हैं। तो आप जावा स्क्रिप्ट और पाइथन दोनों में से एक पढ़ लेंगे तो दोनों का लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट है और आप आराम से यूज कर लेंगे। PHP उन्होंने पूछा था, PHP में इन्होंने एक बार एक आध कोड पूछा है कभी कभी, और उसके साथ साथ ये मतलब फुल फॉर्म पूछ लेंगे PHP का, या PHP के वर्जन पूछ लेंगे, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा क्विकली देख के जाइए, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चंस दिखे तो आप मार लें, तो आपको ये भी देख के जाना है। हाँ दोस्तों, अब अगला पार्ट जो आता है, इनका जो नए नए टॉपिक्स हैं, ये काफ़ी, मुझे भी जब मैं एग्जाम दे रहा था 2020 मतलब 2021 वाला, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। लेकिन मैं अभी करंटली वर्किंग कर रहा हूँ ML वगैरह पे, तो मुझे इतना इश्यू नहीं रहा, क्योंकि मुझे पाइथन मेरी बेस्ट लैंग्वेज है आजकल का। उससे पहले मैंने जावा पे बहुत ज़्यादा काम किया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, फुल एंड्रॉइड डेवलपमेंट मैंने किया है, तो मुझे उतना कोई इशू नहीं आया। लेकिन हाँ, ये बिग डेटा है, मैंने मतलब कोर कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि 6 बीज और बीज के कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैंने कई सारे क्वेश्चंस लगाए थे, लेकिन उनमें मेरे कई सारे क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर तुक्का मारना भी है ना, तो ऐसे मारिए कि आपको, जैसे मैंने इसमें 4 क्वेश्चन लगाए थे, 4 में से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, 2 मेरे सही गए, तो मुझे नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। इन केस अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, अगर आप तुक्का मार देते हो, आपके 4 क्वेश्चन गलत जाते हैं, तो आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयर रखिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पाइथन जो होता है, यहाँ लोग बेसिक लैंग्वेज में, ये लोग आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो पाइथन के क्वेश्चंस थे, और पाइथन बहुत सिंपल है। अगर आप 2 दिन पढ़ेंगे, पाइथन आपका कल्याण कर देगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद जावा के उप्स कॉन्सेप्ट पूछते हैं ये लोग। जावा के आजकल कोड नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि ये लोग पाइथन पे स्विच कर रहे हैं, और ये आजकल जो भी सिस्टम डिजाइन होने वाले हैं, इन फ्यूचर जो भी होने वाले हैं, वो या तो सी पे रहेंगे या फिर पाइथन पे रहेंगे। इंटरमीडिएट लैंग्वेज सभी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। मतलब बैकएंड मुझे भी ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे जो सी का है अल्टरनेटिव जो करने वाले हैं, वो पाइथन होने वाला है। और पाइथन जो है वो कुछ टाइम, जैसे सी आज यूज रहा है, वो पाइथन इन फ्यूचर में वैसे यूज होने लगेगा। तो ये पाइथन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो पाइथन आपको पढ़ के जाना, बहुत ही सिंपल है, आराम से लगा सकते हैं। उप्स कॉन्सेप्ट मैंने जावा इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे उप्स कॉन्सेप्ट पूछते हैं, इनहेरिटेंस, क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे ये था कि ये लोग उप्स कॉन्सेप्ट पूछे थे, और मुझे लग रहा था ये लोग जावा के क्वेश्चंस पूछे हैं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग पूछा। मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, लेकिन हाँ मुझे C++ में ये पता था कि हाँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, तो वो मेरा क्वेश्चन सही हो गया था बाई लक के लिए। लेकिन आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उप्स के कॉन्सेप्ट बहुत माइनर चीज़ें हैं, आपको आना ही चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस में कुछ भी किए हैं, आप बीटेक किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं, आपको आना ही चाहिए। तो उप्स के कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाइए। दोस्तों, मशीन लर्निंग और बिग डेटा की बात हम बाद में करते हैं, उसके आगे की हम बात कर लेते हैं CIT कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, हमारे पोर्ट होते हैं, हमारे केबल्स टाइप के होते हैं, इथरनेट केबल, फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। स्कैनर वर्किंग, प्रिंटिंग मोड, किस टाइप की प्रिंटिंग होती है, प्रिंटर कौन सी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लेजर किस में यूज होता है, लेजर के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ये सब आप देख के जाइए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कहीं पे भी उठा लेते हैं। जैसे मान लो इन्होंने बताया कि सबसे फास्टेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन से प्रिंटर में यूज होती है, उसके नीचे ऑप्शन दे देंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटिंग। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि नॉन इम्पैक्ट और लेजर, बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे आपको लेजर लगाना है, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट प्रिंटिंग। देखो, नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, आप अगर जो हमारा फ्लैट प्रिंटर होते हैं उनमें भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है, लेकिन वो फास्टेस्ट नहीं होता है। फास्टेस्ट जो हमारा वो लेजर वाला होता है, तो यहाँ पे लेजर का क्वेश्चन आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है आपको, कि थोड़ी पढ़ के जाना है अच्छे से। तो ये CIT ज़्यादा टफ नहीं होता है, जैसे आपको BGA पोर्ट ये सब देखना रहेगा, कितनी पिनें होती हैं, या प्रोसेसर में कौन कौन से मोड होते हैं। ये CIT का टेक्नोलॉजी है, और मुझे लगता है कि आप इन फ्यूचर माउस है क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किस टाइप के होते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, और मेन यूनिट कौन सी होती है सिस्टम की, तो आपको ये बेसिक आइडिया हो गई। आप बस क्या कीजिए, आप बस बुक उठाइए, पढ़ डालिए एक रात में, CIT खत्म। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे 100 में से, अगर मान लो आपके पास 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो 8 तो आप लगा ही देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो 10 में से 10 लगा के आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बस थोड़ी सी मेहनत करना है, आपको सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद FED आप डिजिटल लॉजिक अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो FED आप देख लीजिए, सिंपल सा टॉपिक है। FED फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें आपको सर्किट्स की थोड़ी नॉलेज होगी, और थोड़ा सा
एक्स और ट्रुथ टेबल्स एंड और गेट, सभी टाइप के गेट्स की नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि ये कभी पूछ लेता है। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम की जरूरी है। तो एफईडी और डिजिटल लॉजिक सेम है, आप आराम से देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, ये लोग वर्किंग पूछ लेते हैं। वर्किंग का मतलब ये है कि वर्किंग का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपसे लिखवाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घुमा देते हैं। जैसे मैं आपको याद दिखाऊं, जो हमारा जैसे हमारा AC से DC कन्वर्टर होता है तो उसमें कौन सा डायोड यूज होता है और किस जगह यूज होता है, इस टाइप का ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं नॉर्मल सा, कोई टफ चीज़ नहीं है। नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नेटवर्क सिक्योरिटी में बस इतना पढ़ना है कि अटैक कितने टाइप के होते हैं, कौन सा अटैक किस टाइप का होता है और उसको रिड्यूस करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। और आपको उनमें से, मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका पेपर आपके सामने होगा तो उसमें से आपको अगर नेटवर्क सिक्योरिटी क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो ये जो मॉडल्स है ना, उसी में से आपको 2-4 क्वेश्चन आ रहा है ना, उसी से रिलेटेड होंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। ये आपसे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पूछेंगे लेकिन उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कि वायरस कितने टाइप के होते हैं, वायरस कैसे वर्क करता है, वायरस के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, वायरस किस किस टाइम का होता है, कौन सा फर्स्ट हुआ था, कौन सा इंडियन इन्वेंशन हुआ था, या लेटेस्ट कौन सा अटैक हुआ है। तो इस टाइप का आप नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़ लीजिए। ऑफिस टूल में ये आपको MS ऑफिस अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आपको जैसे हम यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कौन सा ऑप्शन ये होता है कि आप शॉर्टकट कीज पढ़ के जाइए इसमें, और साथ साथ एक्सेल के जो भी मिन मैक्स रेंज होती है या फंक्शंस जो होते हैं वो पढ़ के जाइए, क्योंकि ये लोग पूछ लेते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ यूनिक्स और लिनक्स की कभी कभी मैनुअल कमांड होती है, अगर आपको नहीं आती तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी को नहीं आती है, और जिसको आती होंगे तो उसको और चीज़ें नहीं आती होंगी क्योंकि वो बहुत ही इंडेप्थ बंदा होगा। लेकिन आप बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कमांड पढ़ के जाइए। आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कीजिए 100 क्वेश्चंस ऑफ द यूनिक्स लिनक्स, तो आपको उन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे, क्योंकि यूनिक्स और लिनक्स दोनों सेम ही हैं और इन डेप्थ नॉलेज तो कभी नहीं पूछी जाती, क्योंकि जो कभी सिस्टम डिजाइन कर रहा है या फिर जो ड्राइवर प्रोग्रामिंग कर रहा है या फिर जो OS डिजाइन कर रहा है उसको इन डेप्थ नॉलेज होगी, बनना किसी को डिजाइन है। क्योंकि कर्नल डिजाइन मुझे आता है, आपको नहीं आता होगा, औरों को नहीं आता होगा, तो ये एक प्रोसेस है। इसके लिए आपको C, ऑब्जेक्टिव C सभी आना चाहिए। ये लोग बस कमांड पूछते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए यूनिक्स और लिनक्स के MCQ क्वेश्चंस लगाइए, आराम से कल्याण होने वाला है। उसके बाद विंडोज़ के भी सेम ही कीजिए, आप जाइए कि विंडोज़ के 100 या 2000 क्वेश्चंस जो हैं वो लगा लीजिए, उनमें से आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा जो नीचे वाले 3 टॉपिक्स हैं इनका MCQ जो है आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगा। उसके साथ और सब्जेक्ट के में मिलेंगे, लेकिन और सब्जेक्ट्स में जो भी है वो आपको थ्योरेटिकल पढ़ के ही जाना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप MCQ लगा के गए हैं वो आपको मिलेगा ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड होते हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाता है। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 0 लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, 0 से 1.5 तक के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे 2 लेवल के क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेंगे। और जो आपको गेट में 1.5 का क्वेश्चंस मिलेगा वो लोग 1/99 में क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है इन लोगों के साथ में, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, या फिर इनका अपना ही होगा, हमें क्या लेना देना, हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होता है। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लीजिए, आर्टिकल कितने होते हैं, 8085 ये होता है, AMD क्यों लगाया जाता है, AMD का काम क्या होता है, और DMA ट्रांसफ़र स्कीम क्या है, मेमोरी मैप्ड स्कीम क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आराम से काम हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर में ये लोग तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि हाँ, ये बात सही है कि ये लोग कभी कभी चिप का नाम पूछ लेते हैं कि यहाँ कौन सी चिप यूज होगी, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ये होते हैं एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन रहेंगे, या फिर ये लोग ये स्कीम जो है हमारी मेमोरी ट्रांसफ़र और डेटा ट्रांसफ़र स्कीम, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, आपको असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, बस सिंपल सा ये इनका जो कोर कॉन्सेप्ट, ऊपर का जो आर्किटेक्चर डिजाइन का कॉन्सेप्ट होता है, जो भी स्कीम होती है वो पढ़ के जाना है। हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल में ये लोग 3 चीज़ें पूछते हैं, लॉजिकल, GK और हिंदी। दोस्तों लॉजिकल जो है, अगर आप लॉजिकल पढ़ना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए कैरियर राइड एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उसका जो भी लॉजिकल सीरीज है पूरी देख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल क्या, वो थोड़ा एडवांस लेवल, कैट लेवल तक पढ़ाता है। अगर हाँ आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल देखिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, उसकी एक वेबसाइट भी, उस पर जाइए, MCQ क्वेश्चन डायरेक्ट लगा दीजिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। लॉजिकल में ये लोग आपसे सिंपल सा सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, फिगर, पैटर्न, सोलरिज्म, कैलेंडर, इस टाइप के क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पे मैं मिस्टेक करके हूँ, ये PSP लिख दिया हूँ, यहाँ PSP नहीं होना चाहिए था, ये एक कैलेंडर टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन लगा डालेंगे
तो इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला, क्योंकि इतना टफ लेवल नहीं रहता है इनका, लॉजिकल का नॉर्मल सा रहता है। उसके बाद हाँ जीके मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैं कभी जीके में इंटरेस्ट नहीं रखता। हाँ ये लोग जीके के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पूछ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का हेड कौन था, या फिर मान लो वो मूर्ति कब हुई, या वो दिवस की स्थापना किसने की, या फिर हम महामोहन मालवीय का जन्म स्थान कौन सा था। इस टाइप के क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों पूछ लेते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था, ये लोग अधिकांश क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जो कि रिसेंट में हुए होंगे। अगर जनरल नॉलेज की आप बात करेंगे तो जो रिसेंट इन्वेंशन है, रिसर्च टेक्नोलॉजी रिसर्च है, उस टाइप के क्वेश्चन थे, तो आप उन पर थोड़ा सा नजर मार के जाइए, आपका कल्याण। एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें से एक दो क्वेश्चन मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। हिंदी ग्रामर टफ नहीं होता। हिंदी ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, हिंदी ग्रामर के लिए अरिहंत की एक बुक आती है हिंदी की, बहुत पतली सी होती है, आप उसको पढ़ लीजिए। और हिंदी ग्रामर में आपको तत्सम, तद्भव, अलंकार, श्लेष अलंकार इस टाइप का ज़्यादा पढ़ना है, और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हिंदी के। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। पूरा हिंदी नहीं पढ़ना होता है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है। हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ ये लोग कभी कभी ऐसे देखो, ये जो मैं बताने वाला हूँ ये आप FED में मिलेगा। ये लोग बायोलॉजिकल से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कभी केमिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। फिजिक्स से क्वेश्चंस क्यों पूछ लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स और FED मैच करती है, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन फिजिक्स का है, लेकिन वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द FED पूछते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे फिजिक्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो भी हमारे लाइट से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो उठा लीजिए, क्योंकि इनका मेन टारगेट प्रोडक्शन रहता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये सोचते हैं कि बंदे को लाइट की नॉलेज होना चाहिए, करंट उसको ना लगे, तो ये थोड़ा क्वेश्चन कभी कभी उठा लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, वरना धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।